आपकी नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या वो जो 100 दिन का वादा किया था वो 2 साल में मुकम्मल किया या नहीं? क्या अचीवमेंट्स हैं जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन 2 सालों में? देखें अनीका, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल पूरे होने पे ये प्रोग्राम आपने किया। देखें सबसे पहले तो ये है कि तहरीक इंसाफ की 2 साल की हुकूमत के दौरान एक चीज़ जो आपने नोट की होगी कि शुरू से लेके अभी तक अपोजिशन की तरफ से एक ऐसा परसेप्शन पैदा किया गया कि बस तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो चंद महीनों की मेहमान है और ये जो है तारीखें बार बार दी गई, चाहे इसमें फजलुर रहमान का धरना हो, चाहे 2 बड़ी पार्टियों की तरफ से जो है उनकी प्रेडिक्शंस हों। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना सिर्फ ये कि 2 साल कंप्लीट किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कामयाबी से, बल्कि कोरोना जैसा चैलेंज जो कि दुनिया की तारीख में एक यूनिक चैलेंज की हैसियत रखता है, उसमें पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको हैंडल कर सका। अब 2 सालों में हमने क्या किया, मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है जब आपकी इकॉनमी जो है या आपका मुल्क जो है वो बैंकरप्सी की एज के ऊपर हो, तो उस वक्त आपको सिर्फ अपनी 2 चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी होती है, अपने खर्चे पे और अपनी आमदनी में। इसके बाद बाकी फैक्टर्स आते हैं कि आपने मुल्क में कैसे चीज़ों को बेहतर करना है। सो पहली चीज़ जो होती है वो आमदनी और खर्चे का तवाज़ुन, जिसको हम एक खसारा कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कहते हैं, उसके बाद ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। इन दोनों चीजों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तवज्जो दी और आज माशाल्लाह 2 साल के बाद जो तकरीबन 37 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट था वो तकरीबन 22-23 बिलियन डॉलर पे आ गया है। जो 20 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट जो खसारा था वो तकरीबन 3 बिलियन डॉलर पे आ चुका हुआ है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं, जो कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने टेक ओवर किया था तो वो तकरीबन 9 अरब डॉलर की सतह पर थे और आज तकरीबन 20 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच चुके हुए हैं। तो ये इसकी जो हाइलाइट्स हैं जो इस हुकूमत की, जो कि बहुत क्रिटिकल थी कि हमने अपने अदारों को भी बैंकरप्सी से बचाना था, तो उसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत काफी हद तक कामयाब हुई। अच्छा, इसमें आपने कता कलामी के लिए माजरत, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, मेरी हफीज शेख साहब से मुलाकात हुई थी तो उनसे मैंने कुछ सवालात किए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स तभी सही हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होने लग जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपने भी गिनवाए, ये एक इम्प्रूवमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी नहीं आया। अहमद जवाद साहब, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी भी बेहतरी नहीं दिखा रहे हैं। माना कि आप लोगों ने करंट अकाउंट डेफिसिट पे काम किया है, माना आप लोग टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले अभी इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था कि हम लोगों के जो रेमिटेंसेज हैं उनके अंदर भी रिकॉर्ड इजाफा है, लेकिन ये सारी चीजों का ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक आम आदमी तक कब आएगा? जी अनीका, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि जो भी ऊपर मैक्रो इंडिकेटर्स हैं या जो इक़दाम किए गए हैं इस हुकूमत के, जिसमें हफीज शेख साहब ने भी अपनी प्रायोरिटी बताई, तो ऑब्वियसली जब आप स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर इकोनॉमी को बेहतर करते हैं तो उसके जो फायदे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आते हैं और आम आदमी तक भी पहुंचते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा अनीका, कि आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड एक एक्सपर्ट के साथ मैं बैठा हुआ था, एक इनफॉर्मल डिस्कशन मैं बता रहा हूँ कि जिसमें उसका कोई ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं है, किसी चीज से नहीं है, लेकिन जो चीज उसने कही, उसने कहा कि ये जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हुकूमत ने जो पॉलिसी ली है, शायद ये सिंगल फैसला जो है इस मुल्क की इकोनॉमी को भी टर्न अराउंड कर दे, इस मुल्क की इंडस्ट्री को भी टर्न अराउंड कर दे और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का भी मसला हल हो जाए। और उसने कहा कि पिछले कई सालों से इस फील्ड के साथ मुंसलिक होने के बावजूद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज मेरे पास जो है, जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो एक्टिविटी मुझे नजर आ रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ये वो मैक्रो जो इंडिकेटर्स हैं उसके। अच्छा, मैं जवाद साहब जरा आप स्कैंडल्स की तरफ भी आते हैं, वो अच्छी बातें तो आपने कुछ फरमाई हैं, लेकिन
यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक ऐसी जमात की है जो हमेशा करप्शन के खिलाफ और अवाम दोस्ती का नारा बुलंद करती आई है, उस दौरान में 2 साल के अंदर अंदर बेशुमार स्कैंडल सामने आए हैं। अहमद जवाद साहब, टू काउंट अ फ्यू, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का स्कैंडल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफों का स्कैंडल, पेट्रोलियम मसनूआत को इंपोर्ट को रोके जाने का स्कैंडल विदाउट एंटिसिपेशन के आने वाले दिनों के अंदर कितनी पेट्रोलियम मसनूआत चाहिए होंगी, चीनी की कीमतें सेंचुरी मुकम्मल करने से भी ऊपर जाने का स्कैंडल, चीनी के बहरान का किल्लत का स्कैंडल, चीनी माफिया शुगर माफिया का स्कैंडल, आटे के बहरान का स्कैंडल, एक्सपोर्ट किए जाने का स्कैंडल और फिर इंपोर्ट किए जाने का स्कैंडल वीट का, उस्मान बुज़दार साहब के करप्शन में या एटलीस्ट रिश्वत लेने के मामले में इन्वॉल्व होने के स्कैंडल्स, इसके बाद कितने आईजीज चेंज किए गए। यानी वो गवर्नमेंट जो कहती थी हम पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, उन्होंने पंजाब में 5-6 आईजी तो वैसे ही तब्दील कर दिए हैं। ये इतने बेशुमार स्कैंडल्स हैं, इन बेशुमार स्कैंडल्स में से कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ हम देखें अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में, के 2 साल के दौर में इतने सारे स्कैंडल्स नमूदार होना, इज इट हेल्दी फॉर पीटीआई's इमेज? तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहली हुकूमत है कि इस 2 साल के अंदर किसी किस्म का कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं है। आप ये तो कह सकती हैं कि चीनी का बहरान पैदा हुआ, जो कि इस मुल्क में पिछले 20-30 सालों में हर साल वो बहरान पैदा होता था, उसकी प्राइसिंग के वजह से वीट का बहरान या पेट्रोलियम का बहरान। हो जाएगी ये कहना तो नाइंसाफी हो जाएगी कि कोई स्कैंडल जो है करप्शन का नहीं बना। उस्मान बुज़दार साहब के अभी जो लिकर लाइसेंस वाला जिसमें नायब ने उनको तलब किया, वो करप्शन का स्कैंडल है। उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर बाहर जब चीनी एक्सपोर्ट की गई, जिस टाइम पे नहीं की जानी चाहिए थी, उसके अंदर भी कुछ इल्जामात उस्मान बुज़दार साहब पे लग रहे हैं। फिर बेसिकली नदीम बाबर साहब पे भी यही इल्ज़ाम है कि उन्होंने, उनके अपने स्टेक्स हैं बहुत सारी पेट्रोलियम की कंपनीज के हवाले से, तो उन्होंने जो 26 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया था, कहीं ना कहीं फायदा तो उन्हें भी हुआ होगा। अब करप्शन ये तो नहीं कि बस पैसा ही लिया जाए, करप्शन ये भी है कि पैसा बचाया जाए, करप्शन ये भी है कि पैसा बनाया जाए, या करप्शन ये भी है कि अपनी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की जाए। अहमद जवाद साहब, तो अगर कोई स्कैंडल सामने आता है तो उसमें कहीं ना कहीं मिसयूज ऑफ अथॉरिटी तो है। जी, मैं आपको वही एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि देखिए, अगर तो करप्शन के स्कैंडल्स की बात की जाए, ऐसे स्कैंडल्स जैसे कि पनामा स्कैंडल है, जैसे एवन फीड स्कैंडल है, जैसे कि किसी फालूदे वाले के अकाउंट से अरबों रुपए निकल आए, या बेशुमार और स्कैंडल्स जो जरदारी के साथ और नवाज शरीफ के साथ जो अटैच हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, उस करप्शन स्कैंडल के हवाले से तो कोई आप कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ ये है कि मुल्क का जो वजीर आजम है उसका कारोबार से या उसके खानदान का या उसके बच्चों का या उसके कोई बहन भाई किसी का भी जो है वो कोई स्टेक होल्डर नहीं है। ये एक वजह है कि इस तरह के बड़े स्कैंडल्स आपको इस हुकूमत में नहीं मिलेंगे। अब आपने जो बुज़दार साहब के हवाले से सवाल किया है तो बहुत अच्छी बात है। देखें कि एक ऐसी सिटिंग गवर्नमेंट अपने सबसे बड़े सूबे की, जहां पे उसकी अपनी हुकूमत है, उसके चीफ मिनिस्टर को भी नैब के सामने हाजिर होके एक्सप्लेन करना है, ये तो बहुत ही एक अच्छी बात है। इसमें उस्मान बुज़दार ने करप्शन की है या नहीं की, इसका फैसला तो जिस अदारे ने उसको बुलाया है, उससे एक्सप्लेनेशन मांगी है, वही उसका फैसला करेंगे। लेकिन मैं तो अभी इस तरफ अब तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ये कह सकता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ी एक अच्छा इंडिकेटर है कि इस मुल्क में ताकतवर भी जो है, हुक्मरान तबके से भी जिसका ताल्लुक है, उसको भी जवाबदेही करनी है। जहांगीर तरीन के हवाले से शुगर स्कैंडल का जो सब, और सुन लीजिएगा, माना अच्छी बात है कि इदारा किसी को भी बुला सकता है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि एक ऐसी जमात जिसके ऊपर करोड़ों लोगों का ट्रस्ट है कि वो करप्शन दूर करेगी, आपका ऐसा तरीका है जो इस्लाम दुश्मनी पर मबनी है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये इसकी न सिर्फ इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि आप अपने तौर पर भी हाउस की तरफ से आप इसको टेकअप भी करें। जी, इंशाल्लाह इस पे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पूरा रिपोर्ट लेके हाउस को सबमिट करेंगे। जी, द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट टू मीट अगेन ऑन वेडनेसडे द 19th August 2020 at 5 PM। वो भी अब
करप्शन के मामला या चीनी के कीमतों के हवाले से और बहरान के हवाले से अब उनके ऊपर भी सवाल उठे हैं। एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती ना अहमद जवाद साहब, आप लोगों को पीपल्स पार्टी PMLN से कंपेयर करना होता तो फिर वो तो तब्दीली की बात ही ना होती, फिर होता जस्ट अनदर पॉलिटिकल पार्टी। आप लोग तो करप्शन के खिलाफ नारा उठा के आए हैं। देखें अनीका, आपने इस हुकूमत में ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। आपको इससे पहले किसी हुकूमत में इस किस्म का कल्चर नजर नहीं आया होगा। आपको ऐसा कल्चर तो जरूर नजर आया होगा कि जहां पे PMLN की गवर्नमेंट में एक राना मशहूद के ऊपर एक वीडियो भी निकल आती है तो उसको 3 मिनिस्ट्रियां और दे देते हैं। लेकिन आपको इसी हुकूमत में नजर आया होगा कि अगर जहांगीर तरीन के सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन का देती है तो ना हुकूमत में नहीं करता। शुगर स्कैंडल सामने तो उसमें करवाती, उसमें किस और वही जंग जो है इस पाकिस्तान का शुगर इंडस्ट्री का नुमाइंदा राइट। अच्छा अहमद जवाद साहब, एक तो ऑपोजिशन की नजर में आप 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकते, आपकी नजर में क्या 5 साल मुकम्मल होंगे? और क्या वो 5 साल जो आने वाले अब 3 साल रह गए हैं, वो 3 साल इन पिछले गुजरे 2 साल से कुछ मुख्तलिफ होंगे, कुछ बेहतर होंगे या ऐसे होंगे जैसे ये 2 साल गुजरे? अच्छा अनीका, मैं बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने कोई जिसे कहते हैं ना कोई एक नारेबाजी या एक झियालेपन का मैं मुजाहरा नहीं करूंगा अपनी जमात के हवाले से। मैं आपको फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा कि जो आपने सवाल किए कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे करने के हवाले से बड़ी मुझे स्ट्रांग नजर आ रही है। उसमें मैं आपको पहला फैक्टर बता देता हूं। पहला फैक्टर ये है कि कोरोना एक ऐसा चैलेंज था कि जो कि इस हुकूमत को गिरा भी सकता था, और अगर हुकूमत उससे सरवाइव करती है अपने इकदामात की वजह से और इकोनॉमी को अगर संभाल लेती है तो वो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगा। मैं ये समझता हूं कि पोस्ट कोरोना स्टेज के अंदर PTI की हुकूमत जो है उसको वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है। इसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो इकोनॉमी का टर्न अराउंड, चाहे वो आपको एक रेमिटेंस के हवाले से नजर आए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेमिटेंस हो, चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से नजर आए जो कि आपको, चाहे वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से नजर आए, चाहे वो आपको स्टॉक एक्सचेंज की मसलसल बढ़ती हुई पोजीशन के हवाले से नजर आए, तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने वाले दिनों में इकोनॉमिकली जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होगी। और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से मैंने आपको जो मिसाल दी थी, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे आएगा, वो 50-60 इंडस्ट्रियों के ऊपर आएगा। पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है एक फाउंडेशन ले कर सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से, जिसका स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो ये तो इसका इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो है। अब दूसरा मैं आपको बता दूं कि देखिए कोई भी हुकूमत जो है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होती है, लेकिन PTI को एक तरफ तो बहुत बड़ी ऑपोजिशन है, अगर आप फिगर्स के अंदर जाएं तो ये पाकिस्तान की तारीख की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपोजिशन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड चूंकि इस ऑपोजिशन की लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है इन द नेम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो जो कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप होती है वो एक स्टैंड लेना या एक स्टांस लेना, प्रिंसिपल स्टैंड असूली जो होता है वो नहीं ले सकती। उनके अंदर ये कॉम्प्रोमाइज करने की जो एक उनकी नीड होती है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपनी जमात को नहीं, अपने असासों को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए, ये एक कॉम्प्रोमाइज है कि जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि अपोजिशन कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती PTI की हुकूमत के अगेंस्ट इसको गिराने के लिए। और आप 2 साल में देख सकते हैं जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आई अपोजिशन उसमें फेल हुई, और आइंदा भी ऐसा ही लगता है कि अपोजिशन में सलाहियत नहीं है कि वो हुकूमत को चैलेंज कर सके। अहमद जवाद साहब, थैंक यू सो मच। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से गुफ्तगू करेंगे।